नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थिंकर से जिनका नाम है ग्राम्स्की। ग्राम्स्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनकी डेथ होती है 1937 में। इनकी डेथ का अगर आप साल कंसिडर करोगे तो आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में, और उससे पहले इटली में फासिज्म आता है और नाजिज्म आता है जर्मनी में। ग्राम्स्की इटली के हैं और उस समय फासिस्ट लीडर जो रूल कर रहे थे इटली में, मसूलनी बहुत ज़्यादा डरते थे ग्राम्स्की से। इस वजह से ग्राम्स्की को जेल में बंद करवा दिया गया था मसूलनी के द्वारा। एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, लीडर थे ग्राम्स्की, और डर लगता था मसूलनी को कहीं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना आ जाए जर्मनी में भी। तो इसी डर के चलते इनको जेल में कैद करवा दिया गया था ग्राम्स्की को, और वहीं पर उन्होंने जेल में ही काफ़ी कुछ लिखा। तो उनकी जो जेल की राइटिंग्स हैं उनको ही बुक की शक्ल दे दी गई है। यहाँ पर देखो, सिलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स। एक्चुअल में ये एक कोई बुक नहीं है जो ग्राम्स्की के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा था जेल में, तो जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनकी राइटिंग्स को, उनके नोट्स को एक बुक की शक्ल दे दी गई। ग्राम्स्की को मार्क्सिज्म में मार्क्स के अलावा सेकंड ग्रेटेस्ट फिलोसफर कहा जाता है। देखो, मार्क्स तो ग्रेटेस्ट फिलोसफर हैं ही मार्क्सिज्म के, लेकिन मार्क्स के बाद मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से संबंधित ग्राम्स्की को सेकंड ग्रेटेस्ट फिलोसफर माना जाता है। ग्राम्स्की को फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, न्यू मार्क्सिज्म क्या है? ग्राम्स्की को फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म के रूप में जाना जाता है। आप ये बताइए, न्यू मार्क्सिज्म है क्या? देखो, मार्क्स ने अपने विचार रखे थे 19वीं शताब्दी में, लेकिन 20वीं शताब्दी में सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। तो 20वीं शताब्दी में ऐसे सेकुलर्स, ऐसे थिंकर्स जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट से इन्फ्लुएंस तो थे। क्लासिकल मार्क्सिस्ट का क्या मतलब है? देखो, क्लासिकल मार्क्सिस्ट का ये मतलब है, मार्क्स के जीवन काल के समय बहुत से ऐसे लोग जो मार्क्स के मूल विचारों को ही फॉलो करते थे, तो उन्हें क्लासिकल मार्क्सिस्ट कह दिया जाता है। बाद में तो लेनिन आए, माओ आए, इन्होंने मार्क्स के विचारों में कुछ ना कुछ फेरबदल कर दिया, तो इन्हें क्लासिकल मार्क्सिस्ट नहीं कहा जाता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे न्यू मार्क्सिज्म की। 20वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे सेकुलर्स, ऐसे थिंकर जो मार्क्स के मूल विचारों से सहमत तो थे, लेकिन उन सब का एक पॉइंट पर सहमति नहीं थी मार्क्स के विचारों से। क्या? मार्क्स कहा करते थे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। याद कीजिए, मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स ये कहते हैं कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर, मीडिया, ये सब सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी अलग से कोई इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन है। यानी जिन लोगों का कब्जा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स को, यानी मीडिया को, लिटरेचर को, कल्चर को, इन सब चीज़ों को। लेकिन 20वीं शताब्दी के बहुत सारे सेकुलर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो मार्क्स की काफ़ी सारी दूसरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि मार्क्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इकोनॉमी पे। तो 20वीं शताब्दी के ऐसे थिंकर्स जो बजाय के इकोनॉमी के कल्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यू मार्क्सिस्ट। यहाँ पर देखो, न्यू मार्क्सिज्म कॉल्स इनटू क्वेश्चंस द प्रीडोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड वर्कर्स। मार्क्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम पर, लेकिन न्यू मार्क्सिस्ट जो हैं वो अपना ध्यान लगाते हैं कल्चर पर, मीडिया पर, आइडियोलॉजी पर, ना कि इकोनॉमिक सिस्टम पर। तो इस प्रकार की सोच वाले काफ़ी सारे थिंकर्स थे 20वीं शताब्दी में, जो कहते थे हम मार्क्सिस्ट तो हैं, लेकिन हम क्लासिकल मार्क्सिस्ट की उस बात से सहमत नहीं है कि इकोनॉमी सब कुछ है, कल्चर कुछ नहीं है। उन्होंने फोकस किया कल्चर पर। ग्राम्स्की ने ये सोच सबसे पहले रखी जनता के सामने, इसी वजह से ग्राम्स्की को फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म कहा जाता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ग्राम्स्की का कंट्रीब्यूशन क्या है मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी में? सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्राम्स्की ने मार्क्सिज्म को क्रूड इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म से बचाया। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म का क्या मतलब है? इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म का मतलब देखो ये है,
समाज में सारे जो सोशल और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर आधारित हैं। वही मार्क्स की बात कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सब कुछ है, जिसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा है उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कब्जा है और सोसाइटी में जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उन पर भी कब्जा है। इस प्रकार की बात जो मार्क्स के द्वारा बोली जाती थी, यानी ये है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ग्राम्स्की ने बचा लिया मार्क्सिज्म को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से। ग्राम्स्की कहते हैं कि नहीं भैया, सिर्फ इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं है, कल्चर भी बहुत कुछ है। आगे हम डिस्कस करेंगे ग्राम्स्की कैसे ये साबित करते हैं कि कल्चर भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्स की जो रेवोल्यूशन की थ्योरी है उसे भी मॉडिफाई किया गया ग्राम्स्की के द्वारा। आगे तो सिंपल पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के मेंबर थे ग्राम्स्की, मसूलिनी के कंटेम्पररी थे। मासिस को ऑर्गेनाइज किया। मसूलिनी को डर लगता था ग्राम्स्की से, कहीं ये रशिया की तरह भी रेवोल्यूशन ना लेके आ जाएं इटली में। इस वजह से जेल में डलवा दिया गया था मसूलिनी ने ग्राम्स्की को, और जेल में ही उनकी डेथ हो गई। जेल में उन्होंने जो काम किया वो प्रिजन नोटबुक्स के फॉर्म में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राम्स्की के कंसर्न्स क्या हैं। ग्राम्स्की का देखो मेन कंसर्न ये है, मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी कि कैपिटलिज्म जब एडवांस स्टेज में होएगा वहां पर अपने आप रेवोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन देखो ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब यूरोप के कई सारे ऐसे देश जहां पर कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेट में था, वहां तो रेवोल्यूशन आया ही नहीं। तो ग्राम्स्की का मेन कंसर्न ये था ऐसा क्यों हुआ, मतलब मार्क्स के जो विचार थे वो गलत साबित क्यों हुए, रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया उन देशों में जहां पे कैपिटलिज्म एडवांस स्टेट में पहुंच चुका था। मार्क्स के विचारों के अनुसार तो अपने आप रेवोल्यूशन आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। ग्राम्स्की ने कहा कहीं ना कहीं मार्क्स ने जिस प्रकार से हिस्ट्री को समझा है अपनी थ्योरी देते वक्त उसमें कमी है। हमें इतिहास को और ज़्यादा गहराई से समझना होगा। समझ गए? फिर से बोलता हूं, ग्राम्स्की ने कंक्लूजन निकाला कि मार्क्स ने अपनी जो थ्योरी दी है जिस प्रकार से हिस्ट्री को समझ के, कहीं ना कहीं वहां पर गलती हुई है। मार्क्स के द्वारा इतिहास को समझने में गलती हुई है। इतिहास को और ज्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो ग्राम्स्की के द्वारा क्या किया गया, इतिहास कैसे बनता है, इतिहास कैसे इवोल्व होता है, इतिहास ने कैसे शेप लिया, इसके लिए बहुत सारी दूसरी एक्सप्लेनेशंस पड़ी। क्योंकि मार्क्स की एक्सप्लेनेशन तो ग्राम्स्की को समझ में आई नहीं, मतलब उनको अच्छी लगी नहीं, तो ग्राम्स्की ने और काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशंस पढ़ी ये समझने के लिए इतिहास कैसे बना। एक थिंकर है जिनका नाम है बेनेडिक्टो क्रॉस। यहाँ पर देखो, बेनेडिक्टो क्रॉस के विचारों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए ग्राम्स्की। इन्होंने कहा था इतिहास को शेप देने में एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, यानी सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण ही इतिहास ने अपनी शक्ल नहीं ली है, दूसरे और भी काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्होंने इतिहास को क्रिएट किया है। तो ग्राम्स्की ने कंक्लूजन निकाला कि मार्क्स ने गलती कर दी। मार्क्स ने कल्चर पर फोकस नहीं किया, मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, लेकिन कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री को क्रिएट करने में। हालांकि मार्क्स की थ्योरी में कल्चर क्या है, कल्चर सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर है। मार्क्स कहते हैं कल्चर सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर की अपनी अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कल्चर में। लेकिन ग्राम्स्की मार्क्स की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। ग्राम्स्की कहते हैं कि भैया कल्चर जो कि सुपर स्ट्रक्चर है इसका बहुत बड़ा रोल है इतिहास को बनाने में। ग्राम्स्की ये भी कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा डीपली समझने की आवश्यकता है। मार्क्स ने तो सुपर स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, सुपर स्ट्रक्चर को आप देखो ही मत, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पर फोकस करो। लेकिन ग्राम्स्की कहते हैं नहीं भैया नहीं, ये गलती नहीं करना, सुपर स्ट्रक्चर को आप डीपली स्टडी करो। सुपर स्ट्रक्चर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के कारण ग्राम्स्की को थ्योरिटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मार्क्स का सोसाइटी का मॉडल आपको पता है, इकोनॉमी सबसे नीचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मीडिया, कल्चर, लिटरेचर, ये सब क्या है सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ते ही नहीं है, एनालिसिस करते ही नहीं है सुपर स्ट्रक्चर्स को। मार्क्स कहते हैं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इवन वर्कर्स से जब आह्वान करते हैं मार्क्स तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर पहले कब्जा करने की बात करते हैं, और यूं कहते हैं कि एक बार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा हो गया तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट्स इस्टाब्लिश होगी, यानी
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, इनके बारे में कुछ नहीं बोलते मार्क्स। लेकिन ग्राम्स्की का सोसाइटी का जो मॉडल है स्ट्रक्चर्स का, वो इस प्रकार से है। सबसे नीचे आएगा इकोनॉमी, उसके बीच में आएगा सिविल सोसाइटी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे नीचे आएगा इकोनॉमी, यहाँ पर आएगा सिविल सोसाइटी और उससे ऊपर आएगा स्टेट। समझ गए? फिर से यहाँ बना देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमी, उसके ऊपर आएगा सिविल सोसाइटी और उसके ऊपर आएगा स्टेट। इस प्रकार का मॉडल है सोसाइटी का, ये दिया गया ग्राम्स्की के द्वारा। ग्राम्स्की कहते हैं मार्क्स ने गलती कर दी। मार्क्स ने सबसे नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात कर ली, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, और सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर की भी बात कर ली, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। लेकिन बीच में जो स्ट्रक्चर है सिविल सोसाइटी, उसे मार्क्स भूल गए। ग्राम्स्की के द्वारा कहा गया कि सुपर स्ट्रक्चर्स की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। मार्क्स ने तो ये कह दिया था उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ग्राम्स्की ने उसके ठीक उलट कहा, सुपर स्ट्रक्चर्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वो सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन नहीं है, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो कौन से दो पार्ट्स में ग्राम्स्की सुपर स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते हैं? एक है सिविल सोसाइटी और दूसरा है पॉलिटिकल सोसाइटी, या फिर इसे आप स्टेट भी कह सकते हो। यानी एक सिविल सोसाइटी, दूसरा पॉलिटिकल सोसाइटी या फिर स्टेट। और मॉडल मैंने आपको बता ही दिया, सबसे नीचे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद सिविल सोसाइटी, उसके बाद पॉलिटिकल सोसाइटी या फिर स्टेट। सिविल सोसाइटी में कौन सी चीज़ें आएंगी? फैमिली सिविल सोसाइटी में आएगी, स्कूल सिविल सोसाइटी में आएंगे, चर्च सिविल सोसाइटी में आएगी। और पॉलिटिकल सोसाइटी में तो आपको पता ही है स्टेट। यहाँ पर स्टेट को चलाने वाली सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड हैं, चाहे फॉर एग्जांपल हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, टियर 3 गवर्नमेंट्स हों। सभी वो गवर्नमेंट्स जो स्टेट को चलाती हैं वो आती हैं इस सुपर स्ट्रक्चर में, यानी पॉलिटिकल सोसाइटी में। तो समझ गए आप, दो सुपर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है ग्राम्स्की के द्वारा सुपर स्ट्रक्चर्स को। पहला सुपर स्ट्रक्चर है सिविल सोसाइटी, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल सोसाइटी। एक एसेंस देखो, आप ये भी निकाल लो, मार्क्स सिर्फ एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लो, मार्क्स कहते हैं वर्कर क्लास से आप सिर्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो, सब चीज़ें आपके हाथों में आ जाएगी। यानी सुपर स्ट्रक्चर्स के खिलाफ किसी प्रकार की लड़ाई, किसी प्रकार की रेवोल्यूशन की बात मार्क्स नहीं करते हैं। क्या हमने पढ़ा मार्क्स कल्चर के खिलाफ रेवोल्यूशन की बात मार्क्स ने कही हो, या फिर रिलीजन के खिलाफ रेवोल्यूशन की बात मार्क्स ने कही हो? नहीं करते। मार्क्स कहते हैं सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा हो गया तो वो हो गया। लेकिन ग्राम्स्की दो लेवल पे लड़ाई की बात करते हैं। ग्राम्स्की कहते हैं एक लेवल पे फाइट सिविल सोसाइटी से और दूसरे लेवल पर फाइट पॉलिटिकल सोसाइटी से। ध्यान से सुनिएगा, ग्राम्स्की दो लेवल पे फाइट की बात करते हैं, एक लेवल पे फाइट सिविल सोसाइटी से और दूसरे लेवल पर फाइट पॉलिटिकल सोसाइटी से। ग्राम्स्की ये भी कहते हैं बुर्जुआ क्लास से सीखने की आवश्यकता है। ग्राम्स्की कहते हैं हमें बुर्जुआ क्लास से सीखने की आवश्यकता है कि वो कैसे सोसाइटी में अपना डोमिनेशन मेंटेन कर पाए हैं। तो इसके जवाब में ग्राम्स्की कहते हैं बुर्जुआ क्लास ने अपना अलायंस करके रखा है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों के साथ। बुर्जुआ क्लास यानी पूंजीपति क्लास के लोगों ने अपना गठबंधन अलायंस करके रखा है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों के साथ, और इसी वजह से वो सोसाइटी में लगातार डोमिनेशन इस्टाब्लिश कर पाए हैं, मेंटेन कर पाए हैं। ग्राम्स्की आह्वान करते हैं वर्किंग क्लास के लोगों से, आप भी यही टेक्निक अपनाइए, आप भी उन दूसरी क्लासेस के साथ अलायंस कर लीजिए जिनको समाज में दबाया गया है, जिनको कुचला गया है, यानी दूसरे डिसएडवांटेज सेक्शंस। ग्राम्स्की के द्वारा एक कंसेप्ट भी दिया जाता है सब अल्टरन क्लासेस का। सब अल्टरन क्लासेस मतलब एक प्रकार से जब समाज के सभी शोषित वर्ग एक साथ आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग क्लास के लोग, पीजेंट्स यानी किसान, वुमेन, जिनको समाज में दबाया गया है, वो सब एक साथ आ जाते हैं, तो वो अलायंस कहलाएगा सब अल्टरन क्लास। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो दलित्स प्लस बैकवर्ड क्लास प्लस वुमेन, ये एक कोलिशन फॉर्म कर सकते हैं, वो कहलाएगा सब अल्टरन क्लास। इसके बाद देखो ग्राम्स्की के द्वारा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का भी कंसेप्ट दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटेलेक्चुअल, कोई साइंटिस्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट है, अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, तो वो हुआ सिंपल इंटेलेक्चुअल। लेकिन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो असली इंटेलेक्चुअल हैं ग्राम्स्की के हिसाब से। ये वो लोग हैं
जो किसी पर्टिकुलर क्लास के प्रति कमिटेड हैं। वर्किंग क्लास के लोगों को भी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की आवश्यकता है, क्योंकि जो पूंजीपति क्लास के लोग हैं उनके पास ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके साथ अलायंस में वो अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करके रखते हैं। इसलिए वर्किंग क्लास के लोगों को भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की आवश्यकता है। याद कीजिए मार्क्स ने क्या कहा था इस बारे में। मार्क्स ने तो कहा था देखो रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लाई जाएगी वर्किंग क्लास के लोगों के द्वारा। इवन इंटेलेक्चुअल क्लास को क्रिटिसाइज किया गया था मार्क्स के द्वारा। मार्क्स ने कहा था इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग ये साबित करना चाहते हैं कि आइडिया की सुपीरियरिटी है और फिजिकल वर्क की इंपॉर्टेंस नहीं है। इस दिशा में मार्क्स जो है प्लेटो को भी क्रिटिसाइज करते हैं। प्लेटो ने, आपको याद होगा, फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया था। तो मार्क्स के अनुसार प्लेटो तो ये चाहते थे सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के पास ही सत्ता रहे और वो लोग जो फिजिकल लेबर में संलिप्त रहते हैं उनको गवर्नेंस से दूर रखा जाए। तो ये एक साजिश थी प्लेटो की, इस प्रकार की बातें बोलते हैं मार्क्स। लेकिन दूसरी तरफ ग्राम्स्की मार्क्स की थ्योरी से थोड़ा परे जाते हैं। वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट देते हैं, यानी वो इंटेलेक्चुअल्स जो किसी पर्टिकुलर क्लास के प्रति कमिटेड हों। ग्राम्स्की कहते हैं बुर्जुआ क्लास के पास अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं और इसी वजह से वर्किंग क्लास के लोगों को भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की आवश्यकता है जो वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट के प्रति कमिटेड हों। अब देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ग्राम्स्की ने सुपर स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट सिविल सोसाइटी और दूसरा पार्ट स्टेट। इसी वजह से ग्राम्स्की दो लेवल्स पर फाइट की बात करते हैं। एक लेवल पर लड़ाई सिविल सोसाइटी से और उसके बाद दूसरे लेवल पर लड़ाई स्टेट से। सिविल सोसाइटी से जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसे नाम दिया गया है ग्राम्स्की के द्वारा वार ऑफ पोजीशन का, और स्टेट के साथ जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसको नाम दिया गया है ग्राम्स्की के द्वारा वार ऑफ मूवमेंट का या फिर वार ऑफ मैनोवर का। आप वार ऑफ मूवमेंट ही याद रखिए। ग्राम्स्की कहते हैं मेन जो लड़ाई है वो है वार ऑफ पोजीशन, यानी सिविल सोसाइटी के फ्रंट पर जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है। याद कीजिए ग्राम्स्की का मेन कंसर्न क्या है। ग्राम्स्की का मेन कंसर्न ये है जहां कैपिटल, यानी इटली में तो कैपिटलिज्म एडवांस स्टेट में था, रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया? क्रांति तो आनी चाहिए थी, क्रांति आई नहीं। जबकि मार्क्स के विचारों के हिसाब से रशिया एक उपयुक्त देश नहीं था क्रांति के लिए, लेकिन 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ जाता है। तो ग्राम्स्की ने ये कंक्लूजन निकाला कि देखो सिविल सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया, चर्च या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस कैपिटलिज्म के पक्ष में कंसेंट जनरेट कर रहे हैं, यानी लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कैपिटलिज्म ठीक है और उनको लगता है जो कुछ चल रहा है वो हमारी सहमति के आधार पर ही चल रहा है। ग्राम्स्की के अनुसार सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस ने, यानी मीडिया ने, चर्च ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, इन सब ने वर्किंग क्लास के लोगों का माइंड वॉश कर दिया है। वर्किंग क्लास के लोग रेवोल्यूशन में विश्वास करते ही नहीं हैं। वर्किंग क्लास के लोगों को लगता है अमीर गरीब सब भगवान की वजह से है, हिंसा बुरी बात है, धर्म का पालन करना चाहिए, संपत्ति मेहनत से कमाई जाती है, शरीफ आदमी की वैल्यू है, परिवार सिखाता है तू क्यों बीच में पड़ता है, जो कुछ हो रहा है उसे चलने दो, दूसरे के झगड़ों में बात ना करो। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर देखो वर्किंग क्लास के लोगों में ये सब चीज़ें जाएंगी उनके दिमाग में कि अमीर गरीब सब भगवान की देन है, मेहनत करो कभी ना कभी उसका फल मिलेगा, तो वर्किंग क्लास के लोग कैसे रेवोल्यूशन करेंगे? उनको अपनी सिचुएशन का पता ही नहीं लगेगा। उनको ये नहीं पता लगेगा कि वास्तव में तुमको दबाया जा रहा है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा। अगर देखो सिविल सोसाइटी मजदूर वर्ग के दिलो दिमाग पर इस प्रकार से कब्जा कर लेगी, मजदूर वर्ग के लोगों का माइंड वॉश कर देगी, वर्किंग क्लास के लोगों को ये लगने लगेगा हम गरीब हैं तो हमारी गलती है, इसमें कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की कोई गलती नहीं है। तो आप बताइए वर्किंग क्लास के लोग रेवोल्यूशन क्यों लाएंगे? उनका माइंड तो वॉश हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस से जब काम चल रहा है, कंसेंट जो है कैपिटलिज्म के पक्ष में है, तो स्टेट की आवश्यकता ही क्या है? स्टेट तो इंस्टीट्यूशन है कोर्जन का। जब सिविल सोसाइटी से काम चल रहा है, कैपिटलिज्म के पक्ष में कंसेंट जनरेट हो चुकी है, तो स्टेट की आवश्यकता ही नहीं है। स्टेट तो तब आता है जब लोग थोड़ा बहुत आगे वायलेंस का सहारा लेते हैं, तब स्टेट अपनी पावर से दबा देता है छोटे मोटे जो मूवमेंट इमर्ज होते हैं। अदरवाइज सारा का सारा काम तो सिविल सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ग्राम्स्की ये कहते हैं पहले तो वर्किंग क्लास के लोगों को
सिविल सोसाइटी पर कब्जा करना होगा। सिविल सोसाइटी पर कब्जा करना ये रेवोल्यूशन में पहली स्टेज होगी और इसे नाम दिया जाता है ग्राम्स्की के द्वारा वार ऑफ पोजीशन। एक बार देखो वर्किंग क्लास के लोगों का सिविल सोसाइटी पर कब्जा हो जाता है, मीडिया, चर्च, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो जाता है, तो वर्कर्स को यह सिखाया जाएगा कम्युनिज्म जो है बेसिक सेंस है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा तुम्हारा शोषण हो रहा है। तो पहले जो वर्किंग क्लास के लोगों का माइंड वॉश हो चुका था वो माइंड वॉश नहीं होगा। उनको पता लग जाएगा उनकी ट्रू सिचुएशन के बारे में कि भैया देखो हम गरीब हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, हमारा शोषण किया जा रहा है, हम इस वजह से गरीब हैं। जब उनको देखो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी तो दूसरे जो फाइट है वार ऑफ मूवमेंट यानी स्टेट के खिलाफ फाइट, ये तो अपने आप जीत जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले उनके दिमाग में उनका दिमाग जो माइंड वॉश किया जा चुका है सिविल सोसाइटी के द्वारा, उस सिचुएशन को बदलना होगा। और उस सिचुएशन को कैसे बदला जा सकता है? वार ऑफ पोजीशन की सहायता से, यानी सिविल सोसाइटी पर कब्जा करके। एक बार वर्किंग क्लास के लोगों का सिविल सोसाइटी पर कब्जा हो जाता है तो चर्च, मीडिया, इन सब के द्वारा कम्युनिज्म की बातें बताई जाएंगी, वर्किंग क्लास के लोगों के हितों की बातें बताई जाएंगी, यानी काउंटर हेगेमोनी इस्टेब्लिश होगी वर्किंग क्लास के लोगों में। और उसके बाद वर्किंग क्लास के लोग रेवोल्यूशन लेके आएंगे स्टेट के खिलाफ। वो आसान स्टेज है, वो आसानी से आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कंसेप्ट का देखो एक आसान एग्जाम्पल है जो कि बिपिन चंद्रा के द्वारा दिया जाता है। ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए तो उनको पता था सिर्फ फोर्स की सहायता से इतने बड़े देश पर रूल नहीं किया जा सकता, हमें कंसेंट भी चाहिए। तो उन्होंने किस प्रकार की बातें बोली? उन्होंने ये बातें बोली कि तुम लोग असभ्य हो, हम तुम्हें सिविलाइज करने आए हैं। उन्होंने बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म का कंसेप्ट दिया, रूल ऑफ लॉ की बात कही, वाइट मैन बर्डन की बात कही। वाइट मैन बर्डन मतलब जो गोरे लोग हैं उनको भगवान ने कहा है कि आप बारबरियंस को सभ्य बनाओ। इस प्रकार की उन्होंने बातें बोली। तो हमारे देश के लोगों को भी लगा उस समय कि हो सकता है भाई सही बोल रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स जो भी कुछ करते वो विरोध नहीं करते थे, क्योंकि हमारे देश के लोगों का जो माइंड था वो वास हो चुका था। क्योंकि उनको लगता था जो कुछ ब्रिटिशर्स कर रहे हैं इंडिया में आके वो सही है। ब्रिटिशर्स ने हेगेमोनी इस्टेब्लिश कर ली थी इंडिया के लोगों के दिलो दिमाग में। लेकिन उसके बाद गांधी आए, गांधी ने काउंटर हेगेमोनी इस्टेब्लिश की। गांधी कई सारे कंसेप्ट्स लेके आए, फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। ये सब गांधी इसलिए लेके आए ताकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हेगेमोनी इस्टेब्लिश की जा चुकी है उसे तोड़ा जा सके। तो गांधी ने अपने मेथड्स की सहायता से काउंटर हेगेमोनी इस्टेब्लिश की। तो एक बार गांधी की काउंटर हेगेमोनी इस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद तो ब्रिटिशर्स का रूल करना इस देश में मुश्किल हो गया, क्योंकि दूसरी जो फाइट है फोर्स की सहायता से आप ज्यादा दिनों तक कहीं किसी देश में रूल नहीं कर सकते, कंसेंट होना जरूरी है। पहले ब्रिटिशर्स की इंडिया में कंसेंट हुआ करती थी, लेकिन गांधी के आने के बाद, गांधी की जब काउंटर हेगेमोनी इस्टेब्लिश हो गई, वो कंसेंट खत्म हो गई और ज्यादा दिनों तक फोर्स के इस्तेमाल से ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल नहीं कर सके। हम स्टार्ट करेंगे ग्राम्स्की के हेगेमोनी के कंसेप्ट से। क्या है ग्राम्स्की का हेगेमोनी का कंसेप्ट? बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो पावर जो है, पावर पॉलिटिक्स का सेंटर कंसेप्ट है। मतलब पॉलिटिक्स पावर के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत सारे मेथड्स हैं पावर को एक्वायर करने के। कई सारे सेकुलर्स या फिर कई सारे थिंकर्स ये बोलते हैं स्टेट के द्वारा पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, क्योंकि स्टेट सुप्रीम सोवरेनिटी होता है, इसलिए स्टेट के द्वारा पावर को एक्सरसाइज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्जन की सहायता से। स्टेट के पास आपको पता है पुलिस है, आर्मी है, कई सारी दूसरी एजेंसीज हैं, इनकी सहायता से स्टेट जो है पावर को एक्सरसाइज करती है। इवन देखो होब्स ने भी यही कहा था, याद कीजिए। होब्स कहते हैं स्टेट के पास पावर है और पावर से होब्स का मतलब था पुलिस पावर या फिर पावर ऑफ कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है बल प्रयोग। लेकिन देखो मार्क्स स्टेट के बारे में कुछ अलग ही बोलते हैं। मार्क्स कहते हैं स्टेट तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है पूंजीपति क्लास का, यानी बुर्जुआ क्लास का। असली सोर्स ऑफ पावर है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जिस क्लास का इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कब्जा है उसके पास है असली पावर। ये बात मार्क्स ने बोली थी। मार्क्स स्टेट के पास पावर होने की बात नहीं करते। मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसके पास हैं उसी के पास पावर है, उसी की चलेगी। फिर से यहां पर एक बात पर ध्यान दीजिए, मार्क्स बात करते हैं कोर्सिव पावर की, यानी बल प्रयोग वाली पावर की बात करते हैं मार्क्स। लेकिन ग्राम्स्की का कहना है
पावर की एक अलग टाइप भी है, ध्यान से सुनिएगा। ग्राम्स्की कहते हैं पावर की एक अलग टाइप भी है जिसका नाम है आइडियोलॉजिकल पावर। ग्राम्स्की कोर्जी पावर की बात नहीं करते, यानी बल प्रयोग वाली पावर की बात नहीं करते। ग्राम्स्की बात करते हैं आइडियोलॉजिकल पावर की। ये वो पावर है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। ये काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर है। ये पावर क्या करती है? ये पावर कंसेंट को जनरेट करती है। याद कीजिए वो एग्जाम्पल जो हमने पहले डिस्कस किया था। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले कंसेंट जनरेट की, अपने रूल को लेजिटिमाइज किया। क्या कह के? वो कहा करते थे कि भैया हम गोरे लोग हैं और हम पर दायित्व है, भगवान ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको सभ्य बनाना है। हमारे देश के लोग भोले भाले, उनको लगा कि ये ज़्यादा समझदार हैं, ये वास्तव में हमको सभ्य बनाने आए हैं, ये सभ्य लोग हैं और हम असभ्य हैं, हम गवार हैं, ये हम पर राज करेंगे तो हमें सभ्य बना दिया जाएगा, सिविलाइज्ड बना दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। क्या टर्म है उसके लिए? व्हाइट मैन बर्डन, यानी गोरे लोगों पर भार है। बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म की बात की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये सब बातें क्यों बोली गई? ये सब बातें इसलिए बोली गई ताकि कंसेंट जनरेट किया जा सके। एक बार अगर कंसेंट जनरेट हो गई, यानी इंडिया के लोगों ने मान लिया कि ब्रिटिशर्स जो कुछ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो फिर आप बताइए कौन आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा? क्योंकि सभी लोगों को तो ये लगेगा ब्रिटिशर्स हमें सभ्य बनाने आए हैं, सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। जो भी ब्रिटिशर्स करेंगे यही बोला जाएगा हमारे देश की जनता को कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, इसके नाम पर कुछ भी कर दिया जाएगा और हमारे देश के लोगों को यही लगता रहेगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। हुआ क्या इस सिचुएशन में? इंडिया के लोगों के माइंड को कैप्चर कर लिया गया, कॉन्शियसनेस को कैप्चर कर लिया गया। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कांग्रेस के जब शुरुआती दिन थे 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ था। जो इनिशियल लीडर्स थे वो तो पिटीशन देते थे सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। उन्हें यह लगता था कि ब्रिटिश सरकार जो है उनको इंडियंस की प्रॉब्लम्स का पता नहीं है। शायद पिटीशन देने से उनको जब पता लग जाएगा इंडियन की प्रॉब्लम्स का तो वो सोल्व करेंगे। लेकिन शुरुआत में तो कांग्रेस बनने के बाद शुरुआत में थोड़ी ना उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़नी स्टार्ट कर दी थी। शुरुआत में तो उन्हें यही लगता था कि ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम का बताएंगे तो ब्रिटिशर्स शायद समस्या दूर कर देंगे। इवन एक और एग्जांपल लीजिए, 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो उस समय एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो ये चाहता था इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ही जीतें। एक बड़ा वर्ग ऐसा था मिडिल क्लास का जो चाहता था ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते रहें, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, जैसे सती को ख़त्म करना और विडो रीमैरिज को स्टार्ट करना, बहुत सारे रिफॉर्म्स। तो बड़ा वर्ग ऐसा था जिनकी माइंड को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। वो चाहते थे रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ही जीतें और उनका रूल जो है इंडिया में चलता रहे। समझ गए? तो ये चीज़ है आइडियोलॉजिकल पावर, और आइडियोलॉजिकल पावर को ही कहा जाता है हेगेमनी। समझ गए? वो पावर जिसकी सहायता से कंसेंट जनरेट की जाती है, माइंड को कैप्चर किया जाता है, कॉन्शियसनेस को कैप्चर किया जाता है, वो पावर कहलाती है आइडियोलॉजिकल पावर, यानी हेगमनी। यहां पर देखो एक क्वेश्चन अब ये भी उठता है कि हेगमनी क्रिएट किसके द्वारा की जाती है? स्टेट के पास जो पावर होती है वो तो कोर्सिव पावर होती है। स्टेट के पास तो पुलिस पावर होती है, आर्मी होती है। ग्राम्स्की ये कहते हैं स्टेट हेगमनी जनरेट नहीं करता, हेगमनी जनरेट की जाती है सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने एजुकेशन किस प्रकार की बनाई? कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स का रूल सही है। इंडिया के लोगों के द्वारा गलत टिप्पणियां की जाती थी, इंडिया के सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, यूरोप के सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट दी जाती थी। इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया था और ब्रिटिशर्स के कहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है? सिविल सोसाइटी तो है। इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे देश में, मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो भी तो यही बातें करते थे, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो अच्छा है, तुम्हें सुधार दिया जाएगा। यानी कंसेंट जनरेट करने की कोशिश की गई थी चर्च के द्वारा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। मीडिया भी उस समय ब्रिटिश सरकार के कहे ही काम करती थी। तो इन सब इंस्टीट्यूशंस का यूज करके, सिविल सोसाइटी का यूज करके हेगमोनी क्रिएट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उस समय। यानी आइडियोलॉजिकल पावर का यूज किया गया था इंडिया पर रूल करने के लिए। लेजिटिमेसी इस्टाब्लिश कर दी थी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी जनता, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स का रूल सही है। लेकिन बाद में गांधी ने काउंटर हेगमनी इस्टाब्लिश की।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की सहायता से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सहायता से, भारत छोड़ो आंदोलन की सहायता से एक बार लोगों को जब ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार का जो रूल है हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, यानी गांधी की हेगमनी इस्टाब्लिश हो गई, तो उसके बाद तो ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर रूल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग सड़कों पर आ गए। हेगमोनिक आइडिया देखो वो आइडिया है जो कॉमन सेंस है। गांधी जब एक्टिव थे तो लोगों को लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार का जो रूल है वो हमारे पक्ष में नहीं है, यानी ये चीज कॉमन सेंस बन गई थी, हर एक को लगने लगा था ये सच है। जो आइडिया कॉमन सेंस बन जाए वो हेगमोनिक आइडिया बन जाता है। देखो एक और एग्जांपल आपको देता हूं, लेकिन आप इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा। कश्मीर के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि इंडिया का जो रूल है उनके पक्ष में नहीं है, तो इंडिया को वहां पे आइडियोलॉजिकल पावर यूज करने की आवश्यकता है। जैसा हमने एडिटोरियल की डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, मिलिट्री तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन वो कोर्सिव पावर है। सिर्फ कोर्सिव पावर से रूल नहीं किया जा सकता, आइडियोलॉजिकल पावर चाहिए। यानी कश्मीर के सभी लोगों को लगना चाहिए वो इंडिया में हैं, इससे उनका फायदा है, ये कॉमन सेंस है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिया में ही हैं। जब आइडियोलॉजिकल पावर हम वहां पर यूज करेंगे, सभी लोगों का कंसेंट जनरेट होगा इंडिया के पक्ष में, सभी लोगों को ये लगेगा कि इंडिया का जो रूल है वो लेजिटिमेट है। इसलिए आइडियोलॉजिकल पावर हमें यूज करने की आवश्यकता है। और आइडियोलॉजिकल पावर किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जा सकती है, मतलब हेगेमोनी किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जा सकती है? सिविल सोसाइटी के द्वारा, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मीडिया के द्वारा। लेकिन देखो दिक्कत यही है, कश्मीर में जो मीडिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक प्रकार से इस प्रकार की बातें बोलते नहीं हैं, मतलब इंडिया की हेगेमोनी इस्टाब्लिश होने नहीं देते हैं, बल्कि वो विरोध की बातें ज़्यादा करते हैं। इसलिए कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है इंडिया के पक्ष में कंसेंट जनरेट होने ही नहीं देती। लेकिन एक बार कश्मीर की सिविल सोसाइटी पर कंट्रोल इस्टाब्लिश हो जाए तो फिर सिविल सोसाइटी का यूज़ किया जा सकता है, यानी कश्मीर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है कंसेंट जनरेट करने के लिए। देखो ये सारा समझने के लिए है, कश्मीर का एग्जाम्पल आप बिल्कुल मत दीजिएगा एग्जाम में, ये सिर्फ समझने के लिए है। फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, 1857 से संबंधित हमने जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, कश्मीर का एग्जाम्पल बिल्कुल मत दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल जो आप दे सकते हो जोसेफ नाई का। जोसेफ नाई कहते हैं यूएसए ने अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया। यूएसए ने अटैक किया इराक में, यूएसए ने अटैक किया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में अटैक यूएसए के द्वारा किया गया था 2001 में, इराक में अटैक किया गया था 2003 में। तो हार्ड पावर का ज़्यादा इस्तेमाल किया यूएसए ने, इसलिए सुपर पावर का टैग जो है यूएसए का वो कुछ हद तक डाइल्यूट हुआ। जोसेफ नाई कहते हैं यूएसए को कि आप सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कीजिए। यूएसए की सॉफ्ट पावर क्या है? देखो हॉलीवुड का कल्चर, जीन्स, मैकडोनल्ड की चेन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूएसए की जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में डंका बजा के रखा है, यानी पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है यूएसए की उन चीज़ों को। तो ये यूएसए की काइंड ऑफ क्या है? सॉफ्ट पावर है। इंडिया में भी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी जाती हैं, तो ये क्या है? सॉफ्ट पावर है यूएसए की। जोसेफ नाई कहते हैं इस पावर का इस्तेमाल यूएसए को ज़्यादा करना चाहिए अपने सुपर पावर के टैग को मेंटेन रखने के लिए। तो इस प्रकार से हमने हेगमनी के पूरे कंसेप्ट को समझा। अब कुछ और बातें भी ग्राम्स्की के इस कंसेप्ट के बारे में हम जान लेते हैं। हेगमनी का तात्पर्य देखो लीडरशिप से भी होता है। लीडरशिप जनरेट करती है फीलिंग ऑफ लव और अट्रैक्शन। लीडरशिप लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है। लोगों को लगता है जो लीडर है वो हमारी विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लीडर सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है। काफ़ी बार बुर्जुआ क्लास क्या करती है, लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करने के लिए, यानी हेगमनी जनरेट करने के लिए, कंसेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ जो इंटरेस्ट हैं जिस क्लास पर वो रूल करना चाहते हैं, यानी बुर्जुआ क्लास जिस क्लास पर रूल करना चाहती है उस क्लास के कुछ इंटरेस्ट को कंसीडर कर लिया जाता है बुर्जुआ क्लास के द्वारा, ताकि कंसेंट जनरेट की जा सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्रिटिशर्स कभी कभी कैरेट भी तो देते थे, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा जिससे वो दिखाने की कोशिश करते थे, देखो ये अच्छा स्टेप है, ये हमने आपके लिए लिया है,
लेकिन वो स्टेप्स सिर्फ दिखाने के लिए होते थे, ऊपर ऊपर से स्टेप्स। असल में उनकी मंशा इंडिया को लूटने की ही थी, यानी अपनी जेबें भरने की थी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, देखो ग्रैम्स्की के द्वारा एक वर्ड यूज की जाती है हिस्टोरिकल क्लास या फिर हिस्टोरिकल ब्लॉक। ये क्या है? बुर्जुआ क्लास के लोग उन क्लासेस के साथ अलायंस इस्टेब्लिश करते हैं जिनके एम कॉमन हैं। पूंजीपति क्लास के जो एम हैं, अगर उन्हीं एम से मिलते जुलते किसी दूसरे क्लास के एम हैं तो उन क्लासेस के साथ अलायंस इस्टेब्लिश किया जाता है बुर्जुआ क्लास के द्वारा, और इस अलायंस को कहा जाता है हिस्टोरिकल क्लास या फिर हिस्टोरिकल ब्लॉक। वैसे तो देखो पूंजीपति क्लास काफ़ी सारी क्लासेस के साथ कोलिशन बनाती है, यानी गठबंधन बनाती है, लेकिन मेन क्लास है इंटेलेक्चुअल क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास मदद करती है बुर्जुआ क्लास की हेगमनी इस्टेब्लिश करने में। ऐसी सिचुएशन में वर्किंग क्लास के लोगों को क्या करना चाहिए? वर्किंग क्लास के लोगों को डोमिनेंट क्लास की हेगमनी को काउंटर करने के लिए काउंटर हेगमनी इस्टेब्लिश करनी होगी। सेम याद कीजिए गांधी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। ब्रिटिशर्स की हेगमनी को काउंटर करने के लिए गांधी ने काउंटर हेगमनी इस्टेब्लिश की। उसी प्रकार से पूंजीपति क्लास और जो डोमिनेंट क्लास की हेगमनी है उसको काउंटर करने के लिए वर्किंग क्लास के लोगों को अपनी काउंटर हेगमनी इस्टेब्लिश करनी होगी, यानी वार ऑफ पोजीशन। अगर देखो काउंटर हेगमनी आसानी से इस्टेब्लिश हो गई, सिविल सोसाइटी को कैप्चर कर लिया गया, लोगों के दिलो दिमाग को कैप्चर कर लिया गया, तो उसके बाद स्टेट पे तो आसानी से कब्जा किया जा सकता है, यानी जो वार ऑफ मूवमेंट है या फिर वार ऑफ मैनोवर है उसको आसानी से जीता जा सकता है अगर वार ऑफ पोजीशन को जीत लिया गया है। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इंडिया में ब्राह्मणिज्म अगर हेगमनी है तो दलित मूवमेंट एक काउंटर हेगमनी है। वर्किंग क्लास के लोगों को सबअल्टर्न क्लास को लीडरशिप प्रोवाइड करनी होगी। सबअल्टर्न क्लास क्या है? कल हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। सबअल्टर्न क्लास मतलब जैसे देखो डोमिनेंट क्लास ने अलायंस बनाया है अपनी हेगमनी इस्टेब्लिश करने के लिए, उसी प्रकार से वर्किंग क्लास को भी एक अलायंस बनाना होगा, यानी वो सारे वर्ग जिनको समाज में दबाया गया है, जिनको कुचला गया है, फॉर एग्जाम्पल दलित इंडिया में, वुमेन, किसान, ये सब वंचित लोग, शोषित लोग अगर एक साथ आते हैं तो वो कहलाएगा सबअल्टर्न क्लास। तो वर्किंग क्लास के लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए सबअल्टर्न क्लास को। ग्रैम्स्की ये भी सजेस्ट करते हैं कि खुद के ही ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स तैयार करने होंगे वर्किंग क्लास के लोगों को। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन से इंटेलेक्चुअल्स होते हैं? याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो इंटेलेक्चुअल्स जो किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट के लिए कमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BR अम्बेडकर, वो सारे इंटेलेक्चुअल्स जो किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट के लिए कमिटेड होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ग्राम्स्की कहते हैं कि वर्किंग क्लास के लोगों को भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की आवश्यकता है काउंटर हेगमनी इस्टेब्लिश करने के लिए। वर्किंग क्लास के लोगों को कोशिश ये भी करनी चाहिए ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को अपनी साइड में किया जा सके। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं वो देखो अभी पूरा टॉपिक आएगा। ग्रैम्स्की का हेगमोनी का जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद ग्रैम्स्की का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ग्रैम्स्की ने क्या कुछ कहा है इंटेलेक्चुअल्स के बारे में, उस समय हम जानेंगे ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं ग्रैम्स्की के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल हेगमोनी का जो कंसेप्ट है ग्रैम्स्की का, उसे हम एनालाइज कर लेते हैं, क्रिटिकली एसेस कर लेते हैं। ग्रैम्स्की देखो पहले ऐसे पर्सन नहीं हैं जिन्होंने हेगमनी टर्म का इस्तेमाल किया है। इवन मार्क्सिज्म में उनसे पहले लेनिन ने यह कहा था रेवोल्यूशन अपने आप नहीं आएगी, रेवोल्यूशन लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की आवश्यकता है, कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप प्रोवाइड करेगी। लेकिन ग्रैम्स्की ऐसे पर्सन है जिन्होंने हेगमनी के कंसेप्ट को मार्क्सिज्म में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है। ग्रैम्स्की ने यह कहा था सोशल पावर का मतलब देखो मैटर ऑफ डोमिनेशन या फिर सबऑर्डिनेशन नहीं है। हेगमोनी का मतलब यह है रूलिंग क्लास की एबिलिटी। रूलिंग क्लास जब अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को सबअल्टर्न क्लास के दिलो दिमाग पर छाप देती है, रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट सबअल्टर्न क्लास को अपने इंटरेस्ट लगने लगते हैं, तो ये हेगमनी है। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में देखो रूलिंग क्लास के पास अच्छी खासी कंसेंट होती है, यानी लोगों को लगता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो रूल हैं वो उनके लिए ही हैं। कंसेंट डेवलप करने के लिए रूलिंग क्लास को सेंसिटिव होना चाहिए सब अल्टर्न क्लास के एस्पायरेशंस के बारे में, बदलती परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए रूलिंग क्लास के लोगों को। अगर उनको अपना रूल मेंटेन करना है तो उनको ये भी पता होना चाहिए सब अल्टर्न क्लास की विश क्या है, इच्छा क्या है। याद कीजिए जो हमने डिस्कस किया था, कम से कम
ये दिखाने की तो कोशिश की जाती है ना रूलिंग क्लास के द्वारा, डोमिनेंट क्लास के द्वारा, एक दो चीज़ें करके, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, देखो हमने ये आपके भले के लिए किया है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो सिर्फ सुपरफिशियल होता है। ग्रैम्स्की ने यह भी कहा था रूलिंग क्लास के लोगों को, जिन लोगों पर राज करना है, रूल करना है, उनकी थोड़ी बहुत वैल्यूज़ भी अडोप्ट करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव देखो सेम है, ताकि जिन लोगों पर राज किया जा रहा है रूलिंग क्लास के लोगों के द्वारा, उन लोगों को ये लगे कि रूलिंग क्लास के लोग हमारे इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। होता क्या है, जो कोर्सिव पावर होती है, कोर्सिव पावर में जैसे पुलिस की पावर होती है, आर्मी की पावर होती है, ये एक साइड की पावर होती है, किसी को डर दिखा के काम करवाना। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल पावर होती है, यानी हेगमनी की जो पावर होती है, उसमें क्या होता है, ग्रैम्स्की के वर्ड्स में, हेगमनी इज द पावर विच इज एक्टिवली लाइव्ड बाय ओप्रेस्ड एज ए फॉर्म ऑफ कॉमन सेंस। यानी ओप्रेस्ड जो लोग हैं वो अपने आप से ही काम करते जाते हैं इंटरेस्ट, रूलिंग क्लास के लोग के इंटरेस्ट में, यानी वो पार्टिसिपेट करते हैं सभी प्रोसेसेस में, क्योंकि उनके माइंड पे कब्जा हो चुका है। कोर्सिव पावर में क्या होता है, उनको डर दिखा के काम करवाया जाता है, लेकिन इसमें तो वो अपने आप ही काम कर रहे हैं, अपने आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर कब्जा हो चुका है। उनको ये लगता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो कॉमन सेंस है। अब देखो यहाँ पर हेगमनी का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अलग से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, ग्रैम्सी ऑन इंटेलेक्चुअल्स। इस टॉपिक में हमें पता लगेगा कि ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं। डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया। ग्रैम्स्की का हेगमनी का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर 2-3 साल में क्वेश्चन जरूर आता है ग्रैम्स्की के हेगमनी के कंसेप्ट पर, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इस पर समय लगाया, बहुत ज़्यादा इसे डिटेल से समझा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम समझेंगे ग्रैम्स्की का इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट क्या है। इंटेलेक्चुअल्स ग्रैम्स्की के लिए देखो एक ब्रॉड टर्म है। ग्रैम्स्की सिर्फ सेकुलर्स को और आर्टिस्ट को इंटेलेक्चुअल्स नहीं कहते। ग्रैम्स्की के हिसाब से सेकुलर्स, आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ कल्चर मतलब वो लोग जो कल्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल चर्च, मीडिया या फिर एजुकेशन जो लोग देते हैं, ये सब लोग कल्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये सब भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ग्रैम्स्की तो इवन ये भी कहते हैं फंक्शनरीज मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। इवन इंडस्ट्रीज में जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े पदों पर हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स एक ब्रॉड टर्म है ग्रैम्स्की के लिए। ग्रैम्स्की कहते हैं सभी पर्सन्स इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन सभी पर्सन्स के पास इंटेलेक्चुअल का स्टेटस या फिर इंटेलेक्चुअल के फंक्शन नहीं होते। सभी पर्सन्स इंटेलेक्चुअल इसलिए हैं क्योंकि कौन सा काम इंटेलेक्चुअल वाला काम है ये क्लियरली कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स को 2 डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं ग्रैम्स्की। ध्यान से सुनिएगा, इंटेलेक्चुअल्स को 2 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं ग्रैम्स्की। पहली डायमेंशन है वर्टिकल डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन है हॉरिजेंटल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशंस में वो इंटेलेक्चुअल्स आते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, यानी जो इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं। किसके लिए? अब देखो, इंडस्ट्री को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ही करेंगे, बुर्जुआ क्लास के लिए ही करेंगे। तो वर्टिकल डायमेंशन में ग्रैम्स्की के हिसाब से वो इंटेलेक्चुअल्स आते हैं जो इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स, इंडस्ट्रीज में जो बड़े पदों पर मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब लोग हैं स्पेशलिस्ट, यानी ये इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं, और ये इंटेलेक्चुअल्स आते हैं वर्टिकल डायमेंशन में। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में आते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के बारे में आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जब भी देखो कोई क्लास इमर्ज होती है, वो अपने साथ नए इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ती हैं। उन्हीं इंटेलेक्चुअल्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पर देखो, इस लाइन पे आप फोकस कीजिए। ग्रैम्स्की कॉल्स सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स विच इमर्ज, जो इमर्ज होते हैं न्यू डोमिनेंट क्लास के साथ, वो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। यानी नई डोमिनेंट क्लास के साथ जो इंटेलेक्चुअल्स इमर्ज होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। और ये इंटेलेक्चुअल्स जिस पर्टिकुलर क्लास के साथ इमर्ज होते हैं उसी क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। हम बात करें ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स की। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कंपैरेटिवली न्यूट्रल होते हैं। देखो, ये किसी पर्टिकुलर क्लास से संबंधित नहीं होते, सोशल क्लास के सिस्टम में इनका कोई बेसिस नहीं होता, ये पास्ट इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड होते हैं।
पास्ट में जो डोमिनेंट क्लास रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, पास्ट में जो डोमिनेंट क्लास रही हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा था इन इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, लेकिन नई सिचुएशन में इन इंटेलेक्चुअल्स की पोजीशन वीक हो चुकी है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है ग्राम्स्की के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल चर्च फादर, आर्टिस्ट, ऑथर्स, ये सब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं प्रीवियस डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जिस क्लास के इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे वो क्लास अब डोमिनेंट नहीं रही, इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो गई है। इसलिए ये सब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कमज़ोर हैं, कंपैरेटिवली कमज़ोर भी हैं और कंपैरेटिवली न्यूट्रल भी हैं। तो बुर्जुआ क्लास के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को भी अपने पाले में कर लिया जाता है। डोमिनेंट क्लास के अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स तो थे ही जो डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स जो कंपैरेटिवली न्यूट्रल थे उनको भी अपने पाले में कर लिया जाता है बुर्जुआ क्लास के द्वारा, यानी डोमिनेंट क्लास के द्वारा। इसीलिए ग्राम्स्की के द्वारा कहा जाता है, देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती ऐसी जिसमें इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते, और उसी प्रकार से कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं होता जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं होती, यानी सभी इंटेलेक्चुअल्स के पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती हैं। इसलिए वर्किंग क्लास के लोगों को अगर काउंटर हेगेमोनी इस्टाब्लिश करनी है तो उनको खुद के अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, यानी जो वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स चाहिए वर्किंग क्लास के लोगों को। ग्राम्स्की ये भी कहते हैं टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, ये सब लोग ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का रोल प्ले कर सकते हैं वर्किंग क्लास के लोगों के लिए। ये नेचुरली सूटेड भी हैं टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर, क्योंकि देखो ये इंटेलेक्चुअल्स वर्किंग क्लास से निकल के आते हैं, इनको पता भी है बुर्जुआ क्लास किस प्रकार से काम करती है। टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स के अलावा दूसरे वर्कर्स भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का काम कर सकते हैं। ग्राम्स्की ये भी सजेस्ट करते हैं वर्कर्स को कि आप ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स के साथ अपना अलायंस इस्टाब्लिश कीजिए। बुर्जुआ क्लास ने ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को अपने पाले में करके रखा है, आप कोशिश कीजिए ट्रेडिशनली इंटेलेक्चुअल्स के साथ अलायंस इस्टाब्लिश किया जाए। तो ये हमने ग्राम्स्की का पूरा कंसेप्ट समझा इंटेलेक्चुअल्स का। हमने समझा ग्राम्स्की के हिसाब से इंटेलेक्चुअल्स कौन हैं, दो डायमेंशंस क्या हैं इंटेलेक्चुअल्स की, वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में समझा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन हैं और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन हैं। आगे देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ग्राम्स्की ने क्या कहा स्टेट के बारे में। ग्राम्स्की ने स्टेट को दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहली टाइप स्टेट की ग्राम्स्की के हिसाब से है ट्रांसपेरेंट स्टेट, और दूसरी टाइप ग्राम्स्की के हिसाब से स्टेट की है ओपेक स्टेट्स। ट्रांसपेरेंट स्टेट्स देखो वो स्टेट्स हैं जहां पर सिविल सोसाइटी एब्सेंट है। ग्राम्स्की कहते हैं जहां पर सिविल सोसाइटी है ही नहीं, यानी लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा होगा नहीं, हेगमनी इस्टाब्लिश होगी नहीं बुर्जुआ क्लास की, स्टेट का जो नेचर है वो आसानी से जनता को समझ में आ जाएगा कि देखो स्टेट हम पर अत्याचार कर रहा है, तो ऐसी सोसाइटीज़ में रेवोल्यूशन आना आसान है। फॉर एग्जाम्पल रशिया अंडर जार्स, रशियन रेवोल्यूशन आता है 1917 में। यहाँ पर आसानी से रेवोल्यूशन इसलिए आ जाता है, सिविल सोसाइटी नहीं थी, सिविल सोसाइटी थी नहीं तो हेगमनी इस्टाब्लिश हुई नहीं बुर्जुआ क्लास की, हेगमनी नहीं इस्टाब्लिश हुई तो फिर स्टेट का नेचर पता लग गया जनता को कि देखो स्टेट तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लूट रहा है, हमें शोषण कर रहा है, तो रेवोल्यूशन आसानी से आ जाएगा इस सोसाइटी में। लेकिन दूसरा टाइप ग्राम्स्की के हिसाब से स्टेट्स का है ओपेक स्टेट्स। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी का काम आपको पता है, सिविल सोसाइटी तो लोगों के दिलो दिमाग में डोमिनेंट क्लास की छाप छोड़ देती है, आइडियाज़ पर कब्जा कर लेती है, माइंड कैप्चर कर लेती है, कॉन्शियसनेस कैप्चर कर लेती है। डोमिनेंट क्लास के द्वारा जो कुछ किया जाता है वर्किंग क्लास के लोगों को कॉमन सेंस लगता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्किंग क्लास के लोग रेवोल्यूशन नहीं कर पाते क्योंकि उनको लग रहा है कि जो रूल चल रहा है वो सही चल रहा है, वो उनके हितों में ही चल रहा है। एग्जाम्पल दिया जाता है ओपेक स्टेट्स का ग्राम्स्की के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए और यूके। इन देशों में रेवोल्यूशन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पहले तो वर्किंग क्लास के लोगों को सिविल सोसाइटी पर कब्जा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रेवोल्यूशन आएगा। यानी पहले लड़ाई चलेगी वार ऑफ पोजीशन पे, उसके बाद चलेगी वार ऑफ मूवमेंट पे। नेक्स्ट देखो, काफ़ी बार अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्राम्स्की के क्या व्यूज़ हैं सिविल सोसाइटी के बारे में। खैर ये तो हम डिटेल से ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दो तीन अलग से बातें हैं। मार्क्स ने देखो ये कहा था स्टेट जो है वो बुर्जुआ क्लास का इंस्ट्रूमेंट है।
बुर्जुआ क्लास का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा है, तो इसी वजह से बुर्जुआ स्टेट पर भी कब्जा करके रखा है बुर्जुआ क्लास ने, यानी पूंजीपति क्लास ने, और स्टेट की सहायता से बुर्जुआ क्लास जो है वर्किंग क्लास पे रूल करती है। लेकिन ग्रैम्स्की ने यह कहा, देखो सिविल सोसाइटी से ही काम चल जाता है। सिविल सोसाइटी क्या करती है, लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है, लोगों की माइंड को कैप्चर कर लेती है, कॉन्शियसनेस को कैप्चर कर लेती है। यानी लोग कुछ बोलते ही नहीं बेचारे, वो सीधा सीधा रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट में ही काम करते रहते हैं। लेकिन जब वर्किंग क्लास के लोग रूलिंग क्लास के खिलाफ बोलते हैं तब जाके स्टेट का काम आता है, लेकिन ये रेयर होता है। सिविल सोसाइटी जो हेगमनी इस्टेब्लिश करती है उस हेगमनी से सारा काम चल जाता है, लेकिन जब सिविल सोसाइटी फेल हो जाती है हेगमनी इस्टेब्लिश करने में तब स्टेट पिक्चर में आता है। उसके बाद फिर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और बुर्जुआ क्लास के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व किया जाता है। तो सिविल सोसाइटी के द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है, आप लिख सकते हो सिविल सोसाइटी कंसेंट मैन्युफैक्चर करती है, यानी रूलिंग क्लास का जो रूल है, डोमिनेंट क्लास का जो रूल है उसे लेजिटिमेट ठहराने के लिए काम किया जाता है सिविल सोसाइटी के द्वारा, ताकि लोगों को ये लगे रूलिंग क्लास का जो रूल है उनके हित में है, यानी कंसेंट को मैन्युफैक्चर करना। तो इस प्रकार से हमने ग्रैम्स्की के व्यूज़ को समझा सिविल सोसाइटी के बारे में। ग्रैम्स्की हमारा ख़त्म हो चुका है, कल हम नए थिंकर से स्टार्ट करेंगे जिनका नाम है हन्ना अरेंट। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।